दोस्तों और मेरे अज़ीज़ श्रोताओं, मैं आज आपके सामने फिर एक कहानी लेके आया हूँ। सॉरी, कहानी नहीं, मैं आपके सामने ख़ज़ाना लेके आया हूँ। जी हाँ, आज का ये एपिसोड एक अलग किस्म की होगी। मैं आपको इस बात का पूरा यकीन दिलाता हूँ। क्यों अलग किस्म का होगा ये एपिसोड? इसलिए क्योंकि मैं आज आपको एक ऐसे व्यक्ति से मिलाने वाला हूँ जो एक्चुअली मेरे ट्रेड क्राफ्ट का हिस्सा है। ट्रेड क्राफ्ट मैं उन लोगों को समझा दूँ कि आम तौर से जो लोग हुनरमंद होते हैं, जैसे कि आपने देखा होगा कि सुनार हो या लोहार हो या कारपेंटर हो, ये सारे लोग जो हुनर वाले शख्स होते हैं उनके कुछ औज़ार होते हैं। उस औज़ार को इस्तेमाल करने की सलाहियत को जो है ट्रेड क्राफ्ट कहते हैं कि कैसे कर सके। ऐसे ही जो है ट्रेड क्राफ्ट जब हम दूसरे प्रोफेशनल्स में यूज़ करते हैं, जैसे कि लॉयर होता है, उसकी कोर्ट में दलील पेश करने की जो उसकी महारत होती है। एक पुलिस इन्वेस्टिगेशन वाला जो ऑफिसर होता है जो अपना ट्रेड क्राफ्ट इस्तेमाल कर सकता है, जैसे एक स्पाइज होते हैं जिनके अपने कोड्स होते हैं, उन सब को इंसान की ट्रेड क्राफ्ट का हिस्सा कहते हैं। जर्नलिस्ट और रिपोर्टर्स की भी ट्रेड क्राफ्ट होती है। वो ट्रेड क्राफ्ट हर रिपोर्टर से अलग होती है, हर जर्नलिस्ट की मुख्तलिफ होती है, लेकिन ये ट्रेड क्राफ्ट उस जर्नलिस्ट को दूसरे लोगों से मुख्तलिफ और अलग बनाता है। मैंने आपसे काफ़ी टेक्निकल बातें कर ली हैं, लेकिन वो सिर्फ इसलिए चूँकि आप इस वक्त जब आगे देखने वाले हैं वो आप लोगों को थोड़ा सा आश्चर्यचकित करेगा और थोड़ा सा आपको एक अलग किस्म का प्लेजर आने वाला है। क्यों? चूँकि आप लोग इस चीज़ के लिए तैयार नहीं होंगे। लेकिन मैंने जैसे कि कहा कि मेरी कोशिश रहती है हमेशा कि आप लोगों को नई नई किस्से, नई नई कहानियाँ और अलग अलग किस्म की चीज़ों से और बहुत ही डिफरेंट काइंड ऑफ एक्सपीरियंसेस आपको दिए जाएं। ये उसी कोशिश का हिस्सा है। ट्रेड क्राफ्ट, जब मैं रिपोर्टर की बात कर रहा हूँ, उसका सबसे अहम हिस्सा होता है सोर्स। हिंदी में कहते हैं सूत्र, या जो दूसरी ज़बान में कहते हैं ज़राए। एक जर्नलिस्ट, उसके सोर्स जितने अच्छे, जितने स्ट्रॉन्ग, जितने गहरे, जितने वेल कनेक्टेड होंगे, वो जर्नलिस्ट उतना कामयाब होगा। उसकी सूझबूझ, उसकी पर्सपेक्टिव, उसकी स्टोरी पे पकड़ उतनी ही ज़बरदस्त और गहरी होगी। आपको पता होगा कि अमेरिका में जो वाटरगेट स्कैंडल हुआ था, बॉब वुडवर्ड और कार्ल बर्नस्टाइन, ये दो जर्नलिस्ट थे जिन लोगों ने अमेरिकी प्रेसिडेंट रिचर्ड निक्सन को डिपोज करा दिया था और रिज़ाइन करने में मजबूर कर दिया था। वो सिर्फ एक सूत्र की वजह से हुआ था। कौन था वो? डीप थ्रोट। डीप थ्रोट किसी का नाम नहीं था, लेकिन वो एक लक़ब था, वो एक टाइटल था जो इन दो रिपोर्टर्स ने अपने उस सोर्स को दिया था जो इनको फ़ोन कर करके इनके ऑफिस में इनको रिचर्ड निक्सन और उसके एडमिनिस्ट्रेशन की गलतियां बताया करता था। अब चूँकि वो लोग उस सोर्स का नाम नहीं रिवील कर सकते थे, उसका पर्दाफाश नहीं कर सकते थे, तो उन लोगों ने उसका नाम डीप थ्रोट रख दिया। चूँकि उसकी आवाज़ बहुत गहरी थी और बहुत ज़बरदस्त सी उसकी आवाज़ थी, तो इसलिए उसको लोगों ने डीप थ्रोट की आवाज़ से ही उसको पहचान कर दी थी। सो ये स्टोरी ने अपने आप में बहुत ज़बरदस्त जो है हाहाकार मचा दिया था। प्रेसिडेंट को बाद में रिज़ाइन करना पड़ गया था और उसके बाद से दोनों रिपोर्टर अपने आप में शोहरत की ऊंचाइयां पार कर गए थे। ऐसे ही, यानी नॉट जस्ट दिस वन, बट इसके अलावा भी ऐसे बहुत से आपको वक्त मालूम पड़ेंगे जहां पे रिपोर्टर्स ने अपने अपने सूत्रों की वजह से बड़ी बड़ी कामयाबी हासिल की। ऐसा ही एक सोर्स आज मैं आपको उससे मिलाने वाला हूँ। मैं उसका नाम नहीं ले सकता आपसे, ये हम दोनों के बीच की अंडरस्टैंडिंग थी और हमने जो है उसकी रिकॉर्डिंग भी अंधेरे में की है ताकि उसकी शख्सियत रिवील ना हो जाए। देखिए, वो लोग हैं जो अंडरवर्ल्ड की गहरी वादियों में रहते हैं, जिनकी जान पे बनी हुई होती है। ये लोग जो हैं पुलिस से भी दोस्ती रखना चाहते हैं और माफिया के भी करीब रहते हैं। इसलिए इन साहब से मैं आपको बात कराऊंगा। आप इनकी कहानियाँ सुनिए, बहुत मज़ेदार किस्से, बहुत अच्छी कहानियाँ और यानी एक अलग देखने का अंदाज़। देखिए, आपको पता होगा कि जब आप क्रिकेट देखते हैं तो एक क्रिकेट टीवी पे देखा जाता है, एक क्रिकेट जो है वो स्टेडियम में देखा जाता है और एक क्रिकेट जो अंपायर वहाँ पे फील्ड पे खड़े रह के सामने देखता है। मैं आज आपको उस अंपायर की भूमिका में बना रहा हूँ, जहाँ पे आप, जैसे मैं खुद बैठ के इसे किस्से कहानियाँ सुनता हूँ, नोट करता हूँ, लिखता हूँ, कहानियाँ बनाता हूँ, आपको उसी तरह से वो वाली फीलिंग आने वाली है जब आप इनको सुनेंगे, इनकी कहानियाँ सुनेंगे।
सो ये एक स्टोरी टेलर नहीं है। इनकी कहानियों में शायद हो सकता है कि आपको थोड़ा से तार जो हैं वो बहुत क्लियर ना मिले, थोड़ा ताना बाना आपको सही ना मिले, बट एज अ सेड ही इज़ अ सोर्स, ही इज़ अ ले पर्सन। ये एक आम इंसान है जो इन लोगों के दरमियान उठते बैठते हैं, जो उसकी वजह से उनके सामने बहुत सी कहानियाँ पेश आई हैं जो हमारे लिए मसाला बनता है, जिसकी वजह से हम कहानियाँ लिखते हैं, किताब लिखते हैं, फीचर्स लिखते हैं और अपने पढ़ने वालों को, अपने सुनने वालों को उससे वाकिफ़ कराते हैं। सो पेश है माई मेन सोर्स whom I've called today the insider। देखिए और एंजॉय कीजिए। दाऊद को मैं उस वक्त से जानता हूँ जब वो अहमद सलर स्कूल जो नागपाड़े पर था वहाँ पढ़ता था, वहाँ का स्टूडेंट था ये। और एक बार देखा मैंने, उस ज़माने में इंडिया के अंदर इम्पोर्टेड कार का एक क्रेज़ होता था कि जो इम्पोर्टेड कार से जा रहा है उसको पब्लिक समझती थी कि बहुत पैसे वाला है और ये है वो है। अहमद सेलर को एजुकेशन यानी लड़के लड़कियां साथ में पढ़ते थे। 79-80 की बात है। मैंने देखा कि दाऊद इब्राहिम अहमद सेलर स्कूल के पास अपनी टोयोटा कार के बोनट पर बैठ कर के आने जाने वाली लड़कियों को छेड़ रहा है, हंसी मजाक कर रहा है। इसके साथ 4-5 और इसके दोस्त वगैरह थे। मेरा फर्स्ट उससे जो सामना हुआ वो वहाँ पर हुआ था दाऊद से। उस ज़माने में एक क्रेज़ था, जितने भी अंडरवर्ल्ड के लोग थे, इम्पोर्टेड गाड़ी, और जो फिल्मों में दिखाते थे कि जो विलन है उसके पास बहुत लंबी इम्पाला कार है और पीछे जो है डिक्की के अंदर असलहे भरे हुए हैं, ये सब एक्चुअल लाइफ से 10% भी नहीं है जो फिल्मों में दिखाया गया है। मैंने जो देखा, जैसे कमाटीपुरा के ये लोग थे, खान बरादरान जो थे, दाऊद खुद था, दूसरे थे, इन लोगों के पास कारें बहुत फर्स्ट क्लास अच्छी होती थीं और कारें ऐसी होती थीं कि इनके पास पार्किंग की जगह नहीं होती थी। गली के अंदर बिल्डिंग के नीचे कार पार्क करते थे और उसके ऊपर बकरियां कूदा करती थी। मर्सिडीज और क्या कहते हैं टोयोटा, BMW कचरे की तरह खड़ी रहती थी और उसके ऊपर बकरियां कूदती थीं। तो एक मर्तबा मैंने देखा कि एक अरब आया हुआ था सऊदी से, तो वो चिल्ला रहा था कि अरे तुम लोग पागल हो गए हो, हम लोग अरब होकर के भी मर्सिडीज की इज्जत करते हैं, तुम लोग ये कचरे की गली में मर्सिडीज BMW खड़ी करा करके उसके ऊपर बकरी चढ़वा रहे हो। दाऊद अपने बचपन में पॉकेट मारता था। शाम को ये लोग नहा धो करके बन ठन के कंघी तेल दाढ़ी वाढ़ी बना करके निकलते थे और ये पॉकेट मारते थे। 10-11 बजे ये दारू पीते थे। उसके बाद कांग्रेस हाउस और दूसरी इस तरह की जो रंडी खाने वहाँ पर इलाके में थे वहाँ जाते थे। सारा पैसा उन रंडियों के ऊपर उड़ा देते थे। सुबह ये वापस आते थे अपने घरों में, आ कर के सो जाते थे। 11-12 बजे जब ये सो के उठते थे तो इनके पास नाश्ता करने का पैसा नहीं होता था। ये अपने इलाके की जो छोटे मोटे होटल थे, चाय वाले छोटे छोटे बाकड़े लगा करके रखे रहते थे, उसमें एक बाहर वाला होता था। मसलन वो होटल से आइटम ले करके लोगों को उनकी जगह तक पहुंचाता था, उसको बाहर वाला बोलते थे। तो दाऊद वगैरह जो हैं वो बाहर वाले से चाय और नाश्ता मंगवा करके खाते थे और बाद में जब वो पैसा मांगता था तो उसको 2-3 थप्पड़ भी मार देते थे। बातचीत में ऐसा था कि जो अंडरवर्ल्ड है, जहाँ तक मैंने इनको देखा है, ये अपनी ज़बान के बहुत पक्के होते हैं। अगर किसी को कोई वादा कर लिया तो वो वादा हर सूरत में पूरा करेंगे, चाहे उसके लिए इनको कुछ भी करना हो। दूसरी, ये लोग दिल के बड़े अच्छे होते हैं। गरीबों की मदद करना, बेवाओं की मदद करना, कोई बीमार है उसका इलाज करवाना, उसके लिए ये लोग आउट ऑफ द वे जाकर के उसकी हेल्प करते हैं। लेकिन उसको फिर एक मर्तबा लाइमलाइट में ले करके आते हैं कि जैसे कोई बीमार औरत है तो उसको दोबारा जो है ये लोग ज़िंदगी में वापस पलटा करके लाते हैं।
उसमें चाहे जितना पैसा खर्च हो, इनके आदमी लगें, कुछ भी करें, सब दिल के बड़े अच्छे होते हैं। और मैंने जितना इन लोगों को देखा है, अगर किसी के ऊपर इनको तरस आ गया, रहम आ गया, तो उसके लिए ये लोग अपनी जान लगा देते हैं। मुलाकातें मसलन हमारा कोई उनसे वो नहीं था, बिजनेस जैसा या वो नहीं था, लेकिन एक इंसिडेंस उनका मुझे याद है कि ये दोटाकी पर एक दुकान थी, जो दाऊद के साथ बचपन में स्कूल में पढ़ता था। वो दुकान का कुछ डिस्प्यूट हुआ, तो दाऊद के भाई ने दुबई से उस ओनर को फ़ोन किया कि मेरे को इतना रुपया चाहिए। तो उसका तो भाई दाऊद का वो जिगरी यार था, बचपन में स्कूल में पढ़ते थे, तो उसने दाऊद को फ़ोन किया, बोले यार देखना तेरा भाई मेरे से ऐसे ऐसे पैसा मांग रहा है। तो दाऊद ने उसको बोला कि भाई तू एक काम कर, अभी देख मैं अपने भाई के अगेंस्ट तो नहीं जा सकता हूँ, तू एक काम कर, तू उसको उतना पैसा दे दे जितना वो मांग रहा है, मैं तुझे पीछे दरवाजे से उतना पैसा पहुँचा देता हूँ। और उसने इस तरह से अपने भाई की इज्जत भी बरकरार रखी, उसका रौब भी बरकरार रखा कि उसके एक फ़ोन के ऊपर पैसा कलेक्शन हो सकता है और होना चाहिए। उसने जो है उसको उस पैसे दिए, बाद में दाऊद ने उसको पीछे से वो पैसा रिटर्न करा दिया। अरब के बंगले का वाक़या बहुत पुराना है, बहुत पुराना वाक़या है, 79-78 का। पुराने भिंडी बाज़ार में इमामबाड़ा रोड के ऊपर एक कंपाउंड है जिसका नाम है अरब का बंगला। वहाँ एक खान साहब रहते थे, और बम्बई में समंदर के अंदर जो पाइपलाइन गई है, उस ज़माने में मैं बात कर रहा हूँ 1945 से लेकर के 75 तक, समंदर के अंदर जो पाइपलाइन बिछाई गई थी वो खान साहब का काम था। ये पठान थे, अफ़गानी, और प्योर पठान थे, और इतना मशहूर थे ये अपने इलाके में कि ये जब गोश्त ख़रीदने जाते थे तो 2-4 किलो नहीं ख़रीदते थे, ये 10-15 किलो गोश्त ख़रीदते थे, और वो गोश्त पूरे अरब के बंगले में बंटवाया जाता था कच्चा, उसके बाद घर के अंदर पकता था, फिर ये सबके यहाँ कटोरे में सालन भी पहुँचवाते थे। तो इनके 5 बेटे थे, सब प्योर पठान, और इनका काफ़ी पैसे वाले थे खान साहब। इनके पास उस ज़माने में गाड़ियाँ हुआ करती थी जब लोग गाड़ी को एक बहुत बड़ी लग्जरी समझते थे। इनका एक बड़ा लड़का था अनवर खान, और पठान होने की वजह से इनको करीम लाला का और दूसरे जो पठान ब्रदर्स थे उनका सपोर्ट बहुत मिलता था। यानी ये कुछ भी करें तो फिर ये लोग आकर के खड़े हो जाते थे कि भाई अभी जाने दो, ऐसा है वैसा है, और ये धीरे धीरे उठते चले गए। उस ज़माने में ऐसे ही कुछ इनकी वो हो गई दाऊद के साथ। तो दाऊद अपने 4-6 लड़कों को ले करके अरब के बंगले पर उसने सोचा कि मैं अनवर खान को दबा ले जाऊंगा। तो अनवर खान भी पठान थे और उनके भी 5 तो भाई थे दूसरे, फिर मोहल्ले के सारे लड़के इन लोगों के उसके अंदर थे। इन लोगों ने दौड़ा दौड़ा करके दाऊद को वहाँ पे मारा है। दाऊद अपनी चप्पल छोड़ करके अरब के बंगले से भाग के अपने घर में गया, जबकि अरब का बंगला और दाऊद का जो बोरी मोहल्ले वाला घर है वो हार्डली 700-800 मीटर ही होगा, सिर्फ इतना डिस्टेंस, 1 किलोमीटर की डिस्टेंस भी नहीं है। तो अनवर खान बहुत दिन तक वो चप्पल अपने यहाँ रखे हुए थे कि देखो ये दाऊद की चप्पल है और वो मेरे यहाँ से भाग के गया है। लेकिन इतना सब होने के बाद भी दाऊद जब यहाँ से दुबई चला गया, तो दुबई में भी जो आदमी भिंडी बाज़ार से जाता था तो दाऊद उससे अनवर खान की खैरियत पूछता था, कैसे हैं, क्या है भाई, कैसे हैं। दाऊद चूँकि एक ही मोहल्ले के थे ये लोग, दाऊद का घर और खान साहब का घर हार्डली 700-800 मीटर्स की डिस्टेंस के ऊपर था। राइवलरी ऐसी कुछ इन लोगों की थी नहीं, यानी दाऊद तो जो है वो ओपन वो था, और खान साहब जो हैं, ये खान फैमिली जो थी ये शौकिया बदमाशी करती थी। शौकिया बदमाशी का मतलब ये होता है कि मेरा जो है वो दाऊद से कोई झगड़ा नहीं है, लेकिन अगर मेरे किसी दोस्त का कोई इशू दाऊद के साथ है
तो मैं उसको पटाने के लिए चौधरी बन के बैठ जाऊंगा। तो ये लोग इस टाइप के थे कि इनका कुछ किसी से कोई झगड़ा नहीं रहता था। खान बिरादरी के अंदर इनकी बहुत अच्छी पकड़ थी। अक्सर इनका जब इन्होंने उसका माल लूटा है, क्या नाम है तुम्हारे मिर्ज़ा मस्तान का, तो उसने आकर के करीम लाला से शिकायत की। तो चूँकि इनके रिलेशन और खान बिरादरी का एक दूसरे को सपोर्ट करना, तो खान ने उससे यही कहा था मिर्ज़ा मस्तान से कि अरे जाने देना, अपने बच्चे हैं, खाया तो अपने ही ने तो खाया ना, जाने दे। यानी इनका माल तक इन्होंने उसको वापस नहीं करवाया और एज़ इट इज़ उनको जो है फ्री हैंड दे दिया कि भाई जा तू, तेरे को जो करना है वो कर। बॉम्बे में ये लोग बहुत पुराने हैं, आज़ादी के पहले से इनका जो है बॉम्बे के अंदर अच्छा वेल सेटअप है। अच्छे लोग हैं, दिल के बहुत अच्छे हैं। ये 4-5 भाई थे और इनका बड़ा दबदबा था और आज भी इनकी मोहल्ले में इतनी इज़्ज़त है कि कोई इनकी तरफ आँख उठा करके देख नहीं सकता है। ज़रा सी देर में पूरा मोहल्ला जो है वो इनके फ़ेवर में आके खड़ा हो जाएगा। ये लोग करीम लाला से अलग थे, करीम लाला से अलग थे। इसमें हमारे एक दोस्त थे जो अब्दुल करीम तेलगी के मैटर में फँस गए थे और करीम लाला उनको ब्लैकमेल कर रहा था। दाऊद का मज़ेदार इंसिडेंस ये है कि एक मर्तबा मैंने एक आदमी को मार दिया, थप्पड़ मार दिया। शाम को 5-6 लोग बोरी मोहल्ले से हमारे यहाँ आ गए, उनको मालूम नहीं था। तो मैं आया नीचे, बोले क्या है भाई? बोले आपने उसको मार दिया। मैंने कहा हाँ भाई मार दिया, क्या करने का है अभी? बोले वो हम लोग दाऊद भाई के यहाँ से आए। तो हमने कहा ठीक है तुम चलो, मैं आता हूँ दाऊद भाई के यहाँ। तो वो थोड़ा घबराए कि ये दाऊद भाई के यहाँ आने की बात कर रहा है। तो मैं बोला हाँ तुम चलो, मैं 10-15 मिनट में कपड़े पहन के आता हूँ दाऊद भाई के यहाँ। तो मैं गया दाऊद भाई के पास आधे घंटे के बाद, कि भाई तुम्हारे यहाँ से कुछ लौंडे गए थे मुझे मारने के लिए। तो बोले भाई हो ही नहीं सकता, मेरे आदमी क्यों जाएंगे आपके यहाँ? तो हमने कहा कि बुलाओ किसको, कौन कौन गया था। तो दाऊद भाई ने 5 मिनट के अंदर सबको खड़ा कर दिया कि क्यों गए थे तुम लोग? तो उन्होंने बताया भाई इन्होंने उसको मार दिया और उसका बहनोई अपने इधर काम करता है। बोले उसका बहनोई काम करता हो कि उसका बाप काम करता हो? इनके इधर दोबारा अगर तुम लोग गए तो मैं तुम्हारे हाथ पैर तोड़ दूंगा, इनके इधर जाना नहीं। दाऊद के बाप जो थे ये पुलिस में थे और दाऊद को दाऊद बनाने में उनका बहुत बड़ा हाथ रहा है। दाऊद का बाप जो है वो मिर्ज़ा मस्तान के यहाँ स्मगलिंग का काम वगैरह को देखता था और मिर्ज़ा मस्तान दाऊद के बाप को कई मर्तबा नीचा दिखा चुका था, जो दाऊद को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता था। उसको बुरा लगता था कि मेरे बाप के साथ ऐसा कैसा व्यवहार कर सकता है कोई आदमी। उसके बाद जब दाऊद स्मगलिंग के अंदर उतरा गोल्ड की और वो इनका काम संभालने लगा और बाद में उसने जो है क्या क्या किया, तो अगर कभी मिर्ज़ा मस्तान इनके यहाँ आते थे दाऊद के यहाँ मिलने के लिए, तो दाऊद उनको 4-4 घंटा अपने रिसेप्शन में बिठा करके रखता था कि उसको बैठने को बोलो। और उसने उनको बिठा करके फिर बाहर निकले 4 घंटे के बाद, हाँ बोल क्या हुआ? तो बोले अरे मेरा ऐसा हो गया, सोने का ये हो गया। बोले ठीक है जा मैं देख लेता हूँ। और इस तरह से उसने अपने बाप की बेइज्जती का बदला मिर्ज़ा मस्तान को बेइज्जत करके दाऊद ने लिया। जितने पीरियड तक इब्राहिम सेठ सस्पेंड रहे पुलिस डिपार्टमेंट से, उतने दिन तक उनका खर्चा मेरे दादा ने संभाला है। और ये मेरे यहाँ आते थे, दाऊद के वालिद पिताजी हमारे यहाँ गल्ले पे खड़े रहते थे। उस रिश्ते को इन लोगों ने पूरी ज़िंदगी निभाया है। हमारे यहाँ के जो दूसरे बच्चे हैं, दूसरे भाई हैं हमारे, वो लोग तो दाऊद को मामू कह कर के पुकारते थे
और इब्राहिम सेठ को नाना कहते थे कि ये हमारे नाना हैं। कुछ भी कहीं पर भी थोड़ा बहुत मैटर हुआ तो सीधे उठ के बोरी मोहल्ले चले गए, मामू देखो हमारे साथ ऐसा हो गया वैसा हो गया, और मामू उसके ऊपर अमल करते थे। यही वजह थी कि रिश्ता बरकरार रहा पूरी ज़िंदगी। उन्होंने उसका लिहाज रखा कि मेरे दादा उनके बाप के साथ उनके ताल्लुकात बहुत अच्छे थे, और इन लोगों ने हम लोगों की भी वैसे ही इज्जत की। उसके धंधे से मुतालिक तो मुझे कुछ नहीं याद है। दाऊद स्टार्टिंग में जब दुबई गया तो वहाँ से ये कांग्रेस हाउस की एक रंडी को फ़ोन करता था और घंटों उससे बात करे। एक दिन वो लड़की पता नहीं किस मूड में थी कि उसने जो है दाऊद को वो किया, फ़ोन के ऊपर बोल दिया, क्या रे दाऊद। दाऊद ने उसी वक्त अपने लड़कों को फ़ोन किया बोरी मोहल्ले में कि मैं इस वक्त कांग्रेस हाउस के फ़लाँ रूम नंबर की फ़लाँ लड़की से बात कर रहा हूँ, और तुम लोग अभी का भी वहाँ जाओ और उसको मारो, उसका मुंह तोड़ो, और उसके चिल्लाने की आवाज़ मेरे को फ़ोन पर आनी चाहिए। और वो लोग गए और उन लोगों ने वैसा ही किया जैसा दाऊद ने कहा था। ये सब वाक़यात 1990 के पहले के हैं, जब मैं बेरोज़गार था, और बम्बई के ज़्यादातर बदमाश डॉन वो पहचानते थे, जानते थे कौन है क्या है, लेकिन पता नहीं कैसे ऊपर वाले ने करम किया और मैं उधर से हट गया। साबिर के मर्डर से पहले दाऊद साबिर का नाम चलता था कि बम्बई में ये एक वो हैं जो दाऊद साबिर बड़े भाई हैं, और ऐसा समझा जाता था कि जितना भी माइंड जो क्रिमिनल माइंड है वो साबिर का है। और जब साबिर का मर्डर हो गया तो सारे सर्कल के अंदर ये बात फैली कि अब दाऊद जो है वो ख़त्म हो जाएगा, और साबिर नहीं है तो उसका दाहिना हाथ कट गया और ऐसा हो गया वैसा हो गया, अब दाऊद कुछ कर नहीं पाएगा, दाऊद नाउ इज ख़त्म, फिनिश्ड, अभी ये अंडरवर्ल्ड का कुछ काम कर नहीं सकता है। लेकिन उसके बाद धीरे धीरे दाऊद ने जो अपने राइवल्स थे एक एक को दूसरे को जो उसने बदला लेना शुरू किया, और फिर अकेला नाम जो है वो दाऊद का चला, साबिर ख़त्म हो गए। लेकिन हकीकत ये थी कि इन्होंने साबिर को भी बहुत पीछे छोड़ दिया था। पहले तो दाऊद साबिर जो हैं ये स्टार्टिंग में तो ये लोग पॉकेटमारी करते थे, फिर बाप का सपोर्ट था पुलिस के अंदर, तो पुलिस इनको जो है वो सॉफ्ट कॉर्नर रखती थी कि भाई इसका बाप पुलिस में है, वहाँ से इनको अच्छा सपोर्ट मिलता था पुलिस डिपार्टमेंट से। फिर ये लोग आगे बढ़े थोड़ा कि स्मगलर्स की गाड़ियों को लूट लेते थे, ट्रक्स लूट लेते थे, स्मगलिंग का माल लूट लेते थे। उस ज़माने में जो है वो कपड़े वगैरह बहुत स्मगल्ड होते थे, घड़ियाँ स्मगल्ड होती थीं, तो ये इनको जो है खबरी आके बताते थे, और फिर ये सेटिंग लगा करके उसकी गाड़ी लूट लें, उसका माल लूट लेते थे। वहाँ से ये लोग बढ़े, फिर ये धीरे धीरे सोने की स्मगलिंग में घुसे। भाई वो उनका तो रिक्रूटिंग का बहुत बड़ा बिजनेस था। कोई एक अली ईरानी थे, उनके साथ पार्टनरशिप में उनका बहुत बड़ा बिजनेस था। उनके घर के बाहर तो जो है 5-6 मर्सिडीज, BMW, ऑडी कारें खड़ी रहती थीं जिसके ऊपर बकरियां चढ़ती थीं। ड्रग्स का बिजनेस ये छोटे वाले करते थे, ये कंट्री से दूसरी कंट्री, दूसरी कंट्री से तीसरी कंट्री, यहाँ लोकल में भी इनकी सप्लाई थी। अब्दुल करीम तेलगी वो आदमी था जो भंगार खरीदता था, स्क्रैप। इसने उस ज़माने में जो नासिक के अंदर जहाँ पर नोट अपना ये स्टैम्प पेपर छापे जाते हैं, वहाँ का स्क्रैप खरीदा इसने, और उसके अंदर वहाँ की जो मशीनें थीं जो ये सब छापती थीं, प्लस वो डाइज जो ओरिजिनल उनके पास डाइयाँ थीं, वो सब ये स्क्रैप में ख़रीद के लेके आ गया। उसके बाद जब पूरी मशीनरी, पूरी डाई उसके हाथ में आ गई, तो उसने सोचा कि क्यों ना मैं खुद ही छापना चालू कर दूं।
और उसने जो है वो खुद छापना चालू कर दिया। और उसके बाद जो है वो स्टैम्प पेपर जो है वो हर गवर्नमेंट ऑफिस के अंदर, हर कोर्ट के अंदर, हर वेंडर के पास गवर्नमेंट का छपा हुआ स्टैम्प पेपर नहीं रहता था, लेकिन अब्दुल करीम तेलगी के यहाँ के प्रेस का छपा हुआ पेपर वहाँ मिलता था। हद ये हो गई कि गवर्नमेंट को लास्ट में उन तमाम डॉक्यूमेंट्स को वैलिड करार देना पड़ा, लीगल करार देना पड़ा, जो अब्दुल करीम तेलगी के प्रेस के अंदर छपे हुए थे। उसका और ये लड़के का कुछ मैटर हुआ। अब्दुल करीम तेलगी के आदमी ने करीम लाला को मैटर दिया कि मेरे को इससे इतना पैसा लेने का है, तू निकाल करके दे। तो करीम लाला इसको हुल देता था। तो ये भाग के आया खान के पास कि भाई मेरा ऐसा कुछ भी लेना देना नहीं है, ये है वो है, ऐसा है वैसा है। खान उस लड़के का हाथ पकड़ करके लेके गए करीम लाला की ऑफिस में, जो कि डोंगरी के ऊपर करीम लाला की ऑफिस थी। वहां पर उस लड़के का हाथ पकड़ करके लेके गए और 10 मिनट के अंदर उन्होंने उसको भी, अब्दुल करीम तेलगी के आदमी को भी बुला लिया और ये वो सब मैटर 10 मिनट के अंदर सॉल्व हो गया। खान बरादरी किसी को, खान साहब किसी को लेकर के आए हैं तो उसको रिफ्यूज कैसे किया जा सकता है? हल हुआ कि ये पैसा नहीं देगा, इसके ऊपर कुछ निकलता नहीं है तुम्हारा, जाओ जो करना है कर लो। और फिर उसके बाद तो किसी की हिम्मत थी नहीं कि उनके अगेंस्ट चला जाए। तो एक दिन मैं ऐसे ही गया, भिंडी बाज़ार में नूर मोहम्मदी होटल है, वहाँ की नहारी बहुत मशहूर थी। तो मैं गया खाना खाने के लिए, तो देखा सामने की टेबल पे वही लड़का जिसकी वजह से खान साहब ने अपने भाई को मारा था कि ये गल्ले पे नहीं बैठेगा, वो भी बैठ के खाना खा रहा था। तो मुझको देख के सलाम किया, तो मैं भी जाके उसकी टेबल पे बैठ गया। पूछा उससे कि बेटा क्या कर रहे हो? तो बोले अंकल मैं कपड़े का धंधा कर रहा हूँ। इतने बुरे दिन उनके आ गए हैं कि अब वो कपड़े का धंधा कर रहे हैं। दाऊद के जाने के बाद दाऊद से कभी मुलाकात नहीं हुई। उनके एक दो पंटर थे, जावेद चिकना और डोंगरी पे खड़क के ऊपर एक दो थे जो उनके साथ काम करते थे, उनसे ताल्लुकात थे। वो लोग बताते थे क्या है कैसा है। बाकी दाऊद से कभी ना बातचीत हुई ना कुछ हुआ। कि दाऊद भी जब बम्बई में थे तो मुलाकात सामना होता था, लेकिन दुबई जाने के बाद कभी न टेलीफोन के ऊपर ना किसी तरीके से कोई मुलाकात नहीं है। मेरी दाऊद के साथ दोस्ती जो है वो बहुत ही कैजुअल थी और वो लोग अपने किसी भी क्राइम में मुझको शामिल नहीं करना चाहते थे, आउट ऑफ मोहब्बत या आउट ऑफ अफेक्शन कि भाई ये तो बच्चा है, सीधा साधा है, अच्छी फैमिली से है, तो इसको इन्वॉल्व अपने को नहीं करने का। लेकिन उनके साथ जो मिलते थे तो उनके वाक़यात शेयर करते थे हमारे साथ कि आज ऐसा हुआ वैसा हुआ। और जब से वो दुबई चले गए 1983-82 के बाद से मेरा उनके साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है, कोई कनेक्शन नहीं है और कभी हमारी ना उनसे फ़ोन पर बात हुई ना कुछ हुई। लेकिन ये मैं जानता हूँ कि वो आदमी मेरी दिल से इज़्ज़त करता है, अगर ख्याल करे ज़रूरत पड़े तो शायद याद भी रखे। ये थे जनाब द इनसाइडर साहब। आपने देखा होगा इनकी कहानी। यस, मैं मानता हूं कि इनकी कहानी में थोड़ा सा सिलसिले का प्रॉब्लम होगा। शायद आपने देखा होगा कभी कभी इनकी कहानी काफ़ी जंप ले रही है, लेकिन हम उसको कुछ कर सकते नहीं हैं। देखिए ये स्क्रिप्टेड स्टोरी नहीं थी, इनको कहा नहीं गया था कि आप जो है वो ऐसे बोलिए या आपको ये डायलॉग बोलना है, आपको ये कहानी सुनाना है। हमने इनके साथ में तकरीबन कई घंटे गुजारे हैं और कई घंटे गुजारने के बाद में हमने उस कहानी का निचोड़, तो अगर आपने देखा हो कि आपके सामने एक पूरी मौसम्बी का रस कैसे आता है, तो हमने बहुत घंटे, मैंने और शहबाज ने इनके साथ अपना काफ़ी सारा वक्त गुजारने के बाद हमने फिर उसको चुना, काटा और उसमें बहुत सी चीज़ें निकाल करके हमने फिर उसको एक सिलसिलेवार आपके सामने बिठाया ताकि आपके सामने उसको परोसा जा सके एक कहानी के मुताबिक। सो आई होप कि जैसा कि कहावत अंग्रेजी में है दैट जर्नी इज़ इम्पॉर्टेंट नॉट द डेस्टिनेशन, यानी वो सफ़र के मज़े जो हैं अपने आप में ज़्यादा लुत्फ़ देते हैं, मंजिल पे पहुंचना नहीं। वही बात ये थी कि सुनिए वो कैसी बातें कर रहा है। वो आपको जो दाऊद इब्राहिम के बारे में बता रहा है, जो आपको वो बड़ा सा डॉन, वो ख़तरनाक सा डॉन जिसको आप ह्यूमनाइज कर जाएंगे,
यानी अभी तक हमारे लिए वो एक बहुत खूंखार सा ख़तरनाक सा डॉन है, बट जब आप ये कहानियाँ सुनेंगे तो आपको उसका ह्यूमन एलिमेंट दिखता है। अच्छा ऐसा भी हुआ है। वो पठान जो अपने आप में आपने देखा होगा कि उनको देखने वाला या दूर से समझने वाला उसको लगता होगा कि ये लोग बहुत ख़तरनाक खून के प्यासे लोग हैं, लेकिन फिर आप जिनको नज़दीक से देखते हैं तो आपको अच्छा ये भी आम इंसान थे, ये भी एक व्यक्ति थे। और उन सब को नज़दीक से करीब से देखने वाला ये इनसाइडर आपको फर्स्ट हैंड कहानी सुना रहा था। तो ये थी इंफोटेनमेंट सीरीज़ का 12th एपिसोड, और आप लोगों ने देखा कि ये कहानी भी औरों से मुख्तलिफ और उतनी इंटरेस्टिंग थी जैसे कि मेरी दूसरी कहानियाँ थी। सो बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आपकी हिम्मत अफजाई का, आपकी शुभकामनाओं का, और सबसे ज़्यादा आपकी मोहब्बत भरे मैसेजेस का। मैं इसी तरह से आपकी खिदमत में हाजिर होता रहूँगा और आपको नई नई कहानी सुनाता रहूँगा। तब तक के लिए अलविदा, खुदा हाफिज़, गुड नाइट, शुभ खैर, शुभ रात्रि।